जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट समान ज्ञान, जिसमें आज केमिस्ट्री का चैप्टर आरंभ कर रहे हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज होगा रासायनिक विज्ञान का परिचय, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक विज्ञान क्या है, इनका जनक कौन है, कहाँ से उत्पत्ति हुई थी। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ एवं पदार्थ की प्रकृति, इन सभी बातों को आज सीखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि गुण क्या है। जैसे मान लेते हैं लोहा है, तो लोहा ठोस होता है, यह इसका क्या है? गुण है। तो प्रत्येक पदार्थ में दो गुण होता है, एक भौतिक गुण होता है, दूसरा रासायनिक गुण। तो लोहा ठोस है, ये इसका भौतिक गुण है, लेकिन लोहा में जंग लग जाता है, ये उसका क्या है? रासायनिक गुण है। तो प्रत्येक पदार्थ में दो गुण होता है, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो लोहा ठोस है, ये इसका भौतिक गुण है। लोहा में जंग लगता है, ये इसका रासायनिक गुण है। फिर देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती अगर लेते हैं तो मोम को जलाते हैं तो वो हो गया, मोम का जलना वो हो गया भौतिक गुण, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये हो गया रासायनिक गुण। सभी कोई कन्फ्यूजन रहता है, मोम का जलना भौतिक गुण है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक गुण, ये कैसे? तो मोम में केवल मोम जलता है और मोमबत्ती में क्या होता है, उसमें जो बाती होता है वो जलता है। तो मोम को जलाएंगे तो फिर पिघल के मोम ही बनेगा, लेकिन मोमबत्ती को यदि जलाते हैं तो उसमें बत्ती जल के समाप्त हो जाएगा और बत्ती फिर से लौट के नहीं आएगा। तो जो पुनः लौट के आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक गुण, और जो समाप्त हो जाएगा उसको रासायनिक गुण। जैसे हम कागज़ लेते हैं, यदि हम कागज़ को जलाएंगे तो वो राख बन जाएगा, फिर उसमें कागज़ नहीं बनेगा। तो ये हो गया उसका रासायनिक गुण। जैसे मान लेते हैं जल को यदि हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वह गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो गया इसका भौतिक गुण, क्योंकि गैस से फिर हम अगर ठंडा करेंगे तो उसको द्रव में बदला जा सकता है। तो प्रत्येक पदार्थ में दो गुण होता है, एक रासायनिक गुण, दूसरा भौतिक गुण। संगठन क्या होता है? जैसे कि जल किससे मिलकर बना होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व के मिल के क्या बना है? जल। तो इसका ये हो गया संगठन। संरचना किसी भी पदार्थ का कुछ संरचना होता है। जैसे मान लेते हैं लोहा ही, तो लोहा में संरचना होता है। लोहा तत्व का कोई एक निश्चित संरचना नहीं होता है, उसको जैसे बनाएंगे वैसे बन जाएगा। जैसे लोहा को यदि हम गोल बनाना चाहे तो उसका संरचना क्या बन जाएगा? गोल बन जाएगा। यदि आयताकार बनाना चाहे तो उसका आकृति क्या हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। यानी सभी पदार्थ में क्या होता है? संरचना होता है और उसमें कुछ परिवर्तन होता है। प्रत्येक पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है। तो यही हो गया इसका परिभाषा कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान। विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र का दूसरा नाम है इजिप्ट। मिस्र के प्राचीन भाषा कीमिया से हुई, जिसका अर्थ काला रंग होता है। मिस्र का प्राचीन भाषा क्या था? कीमिया था, और उसी से उसका अर्थ निकलता था काला रंग। तो इसका जन्म कहाँ हो गया? केमिस्ट्री का जन्म मिस्र में हुआ। अगर मिस्र का किस देश में है तो ये मिस्र क्या है? अफ्रीका महादेश में है। और इसका मिस्र का ये हो गया, मिस्र का राजधानी क्या हो गया? काहिरा, और इसका मुद्रा होता है फ्रैंक। अगला बिंदु है कि केमिस्ट्री को प्रारंभ में क्या कहते थे? तो यहाँ लिखे है प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को केमिकेटिंग कहा जाता था। यानी प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को केमिकेटिंग कहा जाता था। अब यहाँ है अगला बिंदु, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक है एंटिनो लेवुजियर।
और एंटिनो लेवोजियर कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। अब यहाँ पे है कि लेवोजियर को क्यों कहा गया आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि वायु के मुख्य घटक कौन कौन सा है? नाइट्रोजन N2 तथा ऑक्सीजन O है। साथ ही द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया और बताया कि दहन और शोषण रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। तो इसने क्या बताया कि वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। साथ ही लेवोजियर ने क्या दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, जिसके कारण आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटिनो लेवोजियर को कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है कि भारतीय रासायनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है प्रफुल्ल चंद्र राय को। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ओटो हन को परमाणु रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जनक ओटो हन को कहा जाता है। ओटो हन कहाँ के निवासी थे? तो जर्मन के निवासी थे। परमाणु बम यानी एटम बम का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का जनक किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन बम का जनक था एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन सभी बातों को आप कॉपी में नोट्स कीजिए, एक अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, रासायनिक विज्ञान के प्रकार। तो रासायनिक विज्ञान 3 प्रकार का होता है: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपटीशन एग्ज़ाम में इन दोनों से कम क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन सबसे अधिक 60% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से रहता है, अकार्बनिक रसायन से रहता है। तो आपको सबसे अधिक किस में फोकस करना है? अकार्बनिक रसायन में। यदि अकार्बनिक रसायन में अगर पकड़ बनाते हैं तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। अब हम लोग सीखेंगे पदार्थ क्या है एवं उसकी प्रकृति क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? वैसे वस्तु जो स्थान घेरे तथा उसका द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल एक गिलास में अगर रखते हैं तो इसका स्थान घेरेगा, गिलास का स्थान घेर लेगा और उसमें कुछ आयतन होगा। 5 लीटर जल है, 10 लीटर जल है तो उसका आयतन हो गया। तो क्या होता है? वस्तु स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। जैसे हवा को यदि हम टायर में भरेंगे तो वो टायर का आकृति धारण करेगा और उसमें कुछ वजन होगा। उसी तरह गैस, उसमें भी कुछ वजन होता है और कुछ आकृति धारण करता है। लेकिन प्रकाश को जिसमें हम देंगे उसमें आकृति धारण नहीं करेगा, वो लाइट कर देगा, लेकिन उसमें क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता है, केवल उसका कुछ दिखेगा, आकृति दिखेगा, जैसे छाया दिखेगा प्रकाश से या कुछ दिखेगा, लेकिन उसमें क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता है। तो अपवाद में क्या है? प्रकाश पदार्थ नहीं है। अब आते हैं प्रारंभ में भारत एवं यूनानी के अनुसार सभी वस्तु 5 तत्व क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर से मिलकर बना होता है। तो ये क्षितिज क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्षितिज हो गया जैसे कि यहाँ पे सूर्य डूब रहा है और पृथ्वी के नज़दीक दिख रहा है, तो वह अधिकतम दूरी जहाँ सूर्य और आसमान मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्षितिज। इसके बाद जल, तो जल ही हो गया। पावक मने होता है आग, गगन मने आसमान और समीर मने हवा। यानी प्रारंभ में भारत और यूनानियों के अनुसार सभी वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बना होता था: क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर से। नेक्स्ट बिंदु है
भारतीय महान ऋषि कणाद के अनुसार पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। जो पदार्थ है उसका सबसे छोटा जो कण है उसको भारत के महान ऋषि कणाद ने क्या कहा? परमाणु कहा। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आता है कि प्रारंभ में किसने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा था? तो किसने कहा था? कणाद ने कहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट बिंदु। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ का वर्गीकरण, टाइप ऑफ मैटर। पदार्थ का दो गुण होता है, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। तो इसी दो गुण के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक अवस्था या भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर या रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर प्रारंभ में 3 भागों में विभाजित किया हुआ था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हो जाएगा जैसे लोहा, तांबा, मतलब जो भी ठोस पदार्थ है वो ठोस है। द्रव में हो जाएगा पानी, दूध, ये सब द्रव हो जाएगा। गैस में हो जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन गैस, ये सब गैस हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद देखने में आया कि गोंद क्या है, या तो ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्लाज्मा। जैसे गोंद क्या हो गया? ये ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। तो चौथा अवस्था की खोज हो गया प्लाज्मा। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर खोज हो गया बोस-आइंस्टाइन। इसके बारे में उतना अभी खोजा नहीं गया है, इस पर चर्चा चल ही रहा है, लेकिन प्लाज्मा के बारे में बहुत सारा जानकारी मिला हुआ है। हम इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। दूसरा देखते हैं रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ में केवल या तो एक तत्व होगा या तत्व होगा 2, लेकिन उसमें निश्चित अनुपात होगा, तो ये उसको बोलेंगे यौगिक। तत्व के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से जो बनता है उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। तो शुद्ध भी पदार्थ 2 प्रकार का, एक हो जाएगा एक तत्व, दूसरा यौगिक। और तत्व फिर हो जाता है धातु, अधातु, उपधातु। तो ये तत्व को विभाजित करेंगे 3 प्रकार से। इस तरह यौगिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनता है यौगिक, उसको हम लोग बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। जैसे कि CH4, इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हो गया कार्बनिक यौगिक। लेकिन यदि हम CO2 बोलेंगे तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि कार्बन तो है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक 2 प्रकार का हो गया, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार से मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समभागी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समभागी मिश्रण में समान अनुपात में कोई चीज़ मिला हुआ होगा। जैसे पीतल में क्या होता है? तांबा तथा पिताजी, तांबा, पीतल, पिताजी, तांबा तथा जिंक, नहीं, तांबा तथा जिंक को क्या बोलेंगे? पीतल। तो इस जैसे क्या पीतल नहीं लेके हवा में क्या होता है? नाइट्रोजन कितना % होता है, ऑक्सीजन कितना % होता है, ये चीज़ वहाँ पे दर्शाया हुआ मिलता है। लेकिन कोहरा में कितना % नाइट्रोजन, कितना % ऑक्सीजन इसमें दर्शाया हुआ नहीं रहता है। तो कोहरा क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया, लेकिन हवा क्या हो गया? समभागी मिश्रण हो गया। इस सब के बारे में हम लोग फिर आगे एक एक करके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे लोहा का एक निश्चित आकार होगा और एक निश्चित आकृति होगा। अब इसमें समझते हैं गुण क्या होता है। तो लोहा में क्या होता है? इसके कण काफ़ी सटे होते हैं इस तरह से। तो सटे होने के कारण इसमें जो रिक्त स्थान होता है वो नगण्य होता है, वह एक दूसरे के साथ काफ़ी सटे होते हैं, जिसके कारण इसके अणुओं के मध्य अंतराआण्विक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, उसको एक दूसरे को पकड़ के रखता है। और इसमें क्या होता है? विसरण का गुण नहीं होता है, यानी ये बहता नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ गुण में इसके कण काफ़ी सटे होते हैं, जिस कारण इसके अणुओं के मध्य अंतराआण्विक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं। ये इसको आपको याद रखना है।
ठोस के कण काफ़ी घने होने के कारण काफ़ी घने होते हैं, जिस कारण इसका घनत्व सबसे अधिक तथा विसरण सबसे कम होता है। काफ़ी घना होता है जिसके कारण इसका घनत्व जो होता है अधिक होता है और विसरण यानी बहने का गुण इसमें सबसे कम होगा। देखते हैं द्रव। वैसे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं 5 लीटर हम पानी लिए, तो इसका आयतन निश्चित हो गया कि 5 लीटर है, परंतु 5 लीटर पानी को यदि हम किसी पात्र में रखते हैं तो उसी पात्र का आकृति धारण कर लेता है। जैसे हम गिलास में यदि रखें तो गिलास का आकृति धारण कर लेगा, किसी जग में रखें तो जग का आकृति धारण कर लेगा। जिसका आकृति निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसका गुण देखते हैं। इसके कण दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं आप, इसका कण थोड़ा सा क्या होगा, ठोस की अपेक्षा इसका कण दूर दूर होगा, तो जिसके कारण इसमें क्या होगा, अंतरा आणविक जो इसके एक दूसरे के अणुओं के बीच से जो बल लगता है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं दूर दूर होते हैं जिसके कारण अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस से क्या होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन गैस से क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन ठोस से कम होगा। दूसरा पॉइंट है द्रव के कण दूर दूर होते हैं जिस कारण घनत्व ठोस से कम, थोड़ा सा दूर दूर होता है द्रव का कण जिसके कारण घनत्व जो होगा वो ठोस से कम होगा और विसरण क्या होगा, ठोस से अधिक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विसरण ठोस से अधिक होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गैस। वैसे पदार्थ जिसका आकार आकृति दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार भी निश्चित नहीं होगा और उसका आकृति भी निश्चित नहीं होगा, आयतन भी निश्चित नहीं होगा। आकार तथा आयतन दोनों की जगह यहाँ पे आयतन कर देंगे। आकार तथा आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन का कोई आकार निश्चित नहीं है, क्लोरीन इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ये क्या है, गैस है। अब इसका गुण से क्वेश्चन बनता है। गैस के कण काफ़ी दूर दूर होता है, ये इस तरह से काफ़ी दूर दूर होगा। तो गैस के कण काफ़ी दूर दूर होने के कारण घनत्व जो होगा ठोस या द्रव से क्या होगा, कम होगा, और विसरण क्या होगा, ठोस और द्रव से अधिक होगा। यानी फैलने का गुण इसमें ठोस या द्रव से अधिक होगा, लेकिन इसका घनत्व जो होगा वो ठोस या द्रव से कम होगा। गैस के कण काफ़ी दूर दूर स्थित होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल, जो इसके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। अब इसमें कुछ नोट है जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु। तो बोलेगा कौन सा पदार्थ त्रिक बिंदु का एक उदाहरण है, तो क्या होगा, जल। क्यों है, क्योंकि ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम लोग बर्फ़ लेते हैं, तो यदि बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, यदि द्रव को यदि गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इधर से क्या करेंगे, गैस को यदि हम ठंडा करते हैं तो फिर द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है कौन, गैस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधा किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठोस से द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन ठोस से क्या होगा, द्रव में नहीं बदल के डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा उदाहरण होगा, कौन कौन सा पदार्थ होगा ऊर्ध्वपातन, तो होगा आयोडीन। आयोडीन को यदि हम गर्म करेंगे तो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा। कपूर, नेफ्थलीन, आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CH3 आयोडोफॉर्म। उसी तरह गंधक का यानी सल्फर यानी S, इसको संकेत में लिखते हैं। नौसादर यानी यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड, इसको लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन में COH यानी कार्बोक्सिलिक समूह, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो ये सब इसका क्या है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। इस सभी को याद करना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में
आपसे उदाहरण देके पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का एक उदाहरण है? तो आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, सल्फर, नौशादर, बेंजोइक एसिड। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं चौथा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा का आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स ने 1879 में की थी, लेकिन प्लाज्मा का नामकरण इरविन लैंगम्यूडर ने दिया था। इसका जो नामकरण किया था प्लाज्मा, वह इरविन लैंगम्यूडर ने किया था, लेकिन इसकी पहचान जो की थी वो विलियम क्रूप्स ने किया था। कब किया था? तो 1879 ईस्वी में। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कोई भी पदार्थ को यदि हम 20,000 डिग्री सेल्सियस में अगर गर्म कर देंगे तो वो प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। चाहे लोहा ही क्यों ना हो, वो उसको अगर हम 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान दे देंगे तो वो किस अवस्था में चल जाएगा? प्लाज्मा अवस्था में चल जाता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। जो सूर्य और तारा से हम लोग को ऊष्मा मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, किस अवस्था के कारण मिल रहा है? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण मिल रहा है। पांचवा अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसके बारे में अभी उतना जानकारी इकट्ठा नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में अभी अधूरा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण घटते क्रम में। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा? गैस में। कैसे समझते हैं? गैस के अणु क्या होता है? काफ़ी दूर दूर होता है। इस तरह से गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होगा, लेकिन द्रव के अणु क्या होगा? थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक होगा, लेकिन ठोस के अणु क्या होगा? काफ़ी साटे साटे होगा। तो ये है गैस का, और ये है द्रव का, और ये ठोस का। तो जिसका अणु दूर दूर होगा उसमें क्या होगा? गति अधिक होगा। जिसमें थोड़ा सा दूर दूर में है उसका गति थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो सटा सटा है उसका गति क्या होगा? सबसे कम होगा। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा? तो गैस में होगा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम क्या होगा? ठोस में होगा। इसी तरह से विसरण यानी बहना का गुण, तो सबसे अधिक कौन होगा? गैस का होगा विसरण का गुण सबसे अधिक, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं। उसके बाद किसका होगा? द्रव का, और सबसे कम किसका होगा? ठोस का। इसी प्रकार से अगर पूछे कि अंतराण्विक आकर्षण, आंतरिक आणविक स्थान, इसके अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है तो इसी को बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। तो अंतर आणविक स्थान किसमें सबसे अधिक होगा? तो इसके मध्य देखते हैं कि बहुत अधिक स्थान है। अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किस में है? गैस में। उससे कम किस में है? द्रव में। और सबसे कम किस में है? ठोस में। तो अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक किस में होगा? गैस में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में हो जाएगा? ठोस में। इसी तरह से है अंतर आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल किस में होगा? जिसके अणु काफ़ी सटा सटा होगा उसमें अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होगा, इसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। इस तरह आकृति बना के आप इसको पढ़िएगा तो जल्दी आपको याद होगा और लंबा समय तक याद रहेगा। घनत्व जिसका काफ़ी सटे सटे है कौन? ठोस में। तो इसका घनत्व, ठोस का घनत्व सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का सबसे कम किसका हो जाएगा? गैस का घनत्व सबसे कम हो जाएगा। प्रतिस्था या लचीलापन, जैसे कि रबड़ लेते हैं, रबड़ में क्या होगा? लचीलापन अधिक होगा द्रव से। तो सबसे अधिक लचीलापन किस में होगा? ठोस में। उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में हो जाएगा? गैस में। सहसंजक बल किस में अधिक होगा? ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में। यही 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु से क्वेश्चन बनते रहता है। आप प्रयास कीजिएगा इसको 2 बार पढ़ने का और समझने का, याद करने का।
तो आज की क्लास में इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है आपको पढ़ाई, तो आप कॉपी में नोट कीजिए ताकि आपका एक अच्छा नोट्स बने और आपको लूसेंट जो अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और आने वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज होगा उसमें आप अच्छा कर पाएंगे और सभी बुक से ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा तो आपको बनाने में भी मन लगेगा। तो आप इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि जो लूसेंट में लिखा है उसको तो हम आपको बताए भी, और साथ ही जो मुख्य बिंदु था जो हमको लगा कि बार बार क्वेश्चन इससे आ रहा है उसको भी हम आपको समझा के और सभी बिंदु को आपको लिखा दिए हैं। अब इसी तरह से आप एक नोट्स बनाइए और एक दो बार इसको पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।